अच्छा, आज हमने न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है। इसके लिए आपके वो पहले वाले दोनों चैप्टर्स चाहिए होते हैं, फोर्सेस वाले भी और सूबाट वाले भी, इसलिए हमने वो पहले किए थे। तो आपका न्यूटन सेकंड लॉ जो है दैट इज वेरी सिंपल। इट सेज एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि जो ये एफ है, ये आपकी कोई रैंडम फोर्स नहीं है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करके निकलेगी। अगर आपकी फॉरवर्ड फोर्स जीरो भी है, तब भी इसको फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ही करना। ठीक है, ताकि अगर आपकी फॉरवर्ड जीरो भी है तो आपकी बैकवर्ड फोर्स नेगेटिव जो आनी है वो नेगेटिव आ सके। ठीक है। अब बैकवर्ड फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस कंसिडर होती है? ऑल रेजिस्टिव फोर्सेस। ठीक है। अब इन रेजिस्टिव फोर्सेस में टेंशन भी जो है वो रेजिस्टिव फोर्स हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। कहीं पर टेंशन जो है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स भी एक्ट कर सकती है। बट टेंशन इज वन ऑफ द रेजिस्टिव फोर्सेस। ठीक है। फ्रिक्शन आपकी एक और रेजिस्टिव फोर्स है जो हो सकती है। और भी आप बस देख लीजिएगा कि जो जो आपकी फोर्सेस ऑपोजिट टू योर मोशन है वो सारी बैकवर्ड फोर्सेस कंसिडर होंगी। ठीक है। और फॉरवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी होती है? जो भी आपकी ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, जो आपकी मोशन को ड्राइव करती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। फॉरवर्ड फोर्सेस में ड्राइविंग फोर्सेस आ जाती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाती हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई और भी तरह की जो फोर्स है जिसमें भी आपको लग रहा हो कि ये आपकी मोशन के साथ सपोर्ट कर रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉरवर्ड फोर्सेस। अच्छा, एम यहां पर इज द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। इसका भी वही वाला सारा सिस्टम है कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी? when the forward force is greater than the backward forces। उस केस में आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगी। ऑन दी अदर हैंड एक्सेलरेशन नेगेटिव कब हो सकती है? जब आपकी फॉरवर्ड फोर्स इज लेस देन द बैकवर्ड फोर्स। ठीक है। तो उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, विच मीन्स कि आप डी एक्सेलरेट कर रहे होगे। ठीक है। या आप रिटार्डेशन कर रहे होगे, या फिर आप स्लो डाउन हो रहे होगे, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। अच्छा, इसके साथ आपके पास एक नया फॉर्मूला आएगा, विच इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम्स आर। ठीक है। इसमें म्यू क्या है? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपकी हर सरफेस से रिलेटेड होती है। तो या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आपको फाइंड करनी पड़ सकती है। बट एक चीज आपने याद रखनी है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है। तो कभी भी फाइंड करने के बाद इसके साथ न्यूटन फ्यूटन मत लगा दीजिएगा। म्यू की वैल्यू के साथ कोई भी आपका यूनिट नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आर क्या है। आर इज द रिएक्शन फोर्स। ठीक है।
हम आर को रिएक्शन के साथ साथ नॉर्मल फोर्स भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगेन आप उसको जैसे मर्जी उसको लिखना चाहो। जनरल मोहित भी आएगा। तो आप अपनी नॉर्मल फोर्स को या रिएक्शन फोर्स को जैसे भी कैटेगराइज करना चाहो, आर जो है वो आपकी नॉर्मल फोर्स है या रिएक्शन फोर्स है। आइडेंटिफाई कैसे करते हो? जैसे आपको नाम में नजर आ रहा है, इट इज अ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, कौन सी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर? जिस सरफेस के साथ भी आपका कांटेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपके पास एक सरफेस है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट पर कांटेक्ट है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन फोर्स आ जाएगी, या फिर आप उसको नॉर्मल फोर्स के लिए एन भी लिख सकते हो। बट आपकी एक चीज ये पता होनी चाहिए कि इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री विद द सरफेस। तो अगर आपकी सरफेस टिल्ट हो गई है, फॉर एग्जांपल समथिंग सिमिलर टू दिस, और आपका ऑब्जेक्ट जो है उस स्लांट हाइट के ऊपर कुछ ऐसे करके पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी कांटेक्ट से आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाएगी आपकी फोर्स। तो इस केस में ये वाली जो रेड कलर का एरो है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो आपके रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, इट विल नेवर चेंज। जिस तरह से आप सरफेस को टिल्ट करते जाओगे, उस तरह आपकी रिएक्शन फोर्स भी जो है वो टिल्ट होती जाएगी। ठीक है, लास्टली आई थिंक सबको पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है। वेट इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, एम जी का मतलब जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये बात सबको पता है पहले से। और मास एम होता है। ठीक है, तो किसी भी मास को अगर आपने वेट में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको इस फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हो। और इसके यूनिट होते हैं, मेजरिंग यूनिट, दैट इज न्यूटन। ठीक है, अब सबसे पहला यूज केस आपका न्यूटन सेकंड लॉ का, वो आता है पुलिस के अंदर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम में पढ़ा था टेंशन वगैरह कि वो फिक्स्ड पॉइंट पर जो टेंशन लगती हैं वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम पुलिस पढ़ेंगे। पुलिस क्या होती है? इसमें आपके पास एक रिंग होता है, और उस रिंग के ऊपर आपके पास एक रोप होती है, जो यूं करके दो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, दोज टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑफ द सेम मास, कैन बी ऑफ द डिफरेंट मास एज वेल। ठीक है, तो ये प्योरली डिपेंडेंट है आपके क्वेश्चन के ऊपर। बट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास दो मासेस हैं, एक हमारे पास मास ए है और एक हमारे पास मास बी है। ठीक है, इस मास बी का हम मास एज्यूम कर लेते हैं 2 kg, और ए को एज्यूम कर लेते हैं 1.5 kg। ठीक है, अब आपने कुछ चीजें ये समझनी है कि आपकी पुली सिस्टम में देर आर फ्यू रूल्स जो हमेशा फॉलो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लें बेशक, रूल्स टू बी फॉलोड। टेंशन जो है आपकी पुली के अंदर, सिंस स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व है इसलिए टेंशन तो होगी। ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द पुली। ठीक है, तो अब आपका ऑब्जेक्ट बी जो है उसकी टेंशन अपवर्ड होगी, ऑब्जेक्ट ए की टेंशन बी अपवर्ड होगी, हमेशा टूवर्ड्स द पुली। सेकेंड, इसमें टेंशन ऑलवेज सेम। टेंशन आपकी हमेशा सेम क्यों होगी? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है जो दोनों ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर रही है।
तो अगर स्ट्रिंग सेम है तो दोनों के अंदर टेंशन भी एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है। थर्ड, एक्सेलरेशन सेम। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, सिंस ये दोनों सेम रोप से अटैच्ड है, विच मीन्स अगर एक मूव करेगा तो दूसरा भी मूव करेगा, एक जितना भी मूव करेगा दूसरा भी उतना ही मूव करेगा। तो दैट वुड मीन कि उनकी एक्सेलरेशन भी सेम रहेगी, बट इस एक्सेलरेशन के सेम रहने की कंडीशन क्या है कि आपका पुलिस सिस्टम जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपका पुलिस सिस्टम इनएक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो भी वेरी कर जाएगी। ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि बटन तो है नहीं हमारे पास जिसे हम एक्टिवेट कर दें या डीएक्टिवेट कर दें। आपका पुलिस सिस्टम, वन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। अब वो रेस्ट पे जैसे मर्जी आ जाए, ग्राउंड को हिट करके रेस्ट पे आ जाए, आप हाथ से पकड़ के रेस्ट पे कर लें, कम्स टू रेस्ट पुली इज इनएक्टिव नाउ। ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर हो जाएगा तो आपका पुलिस सिस्टम जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने के बाद जो आपका अदर मूविंग ऑब्जेक्ट है, अदर मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी एक्सेलरेशन 10 में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, इसमें बी आपका सिंस हैवियर है तो बी नीचे जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आपका रेस्ट पर आ सकता है? वो ऑब्जेक्ट बी है जो रेस्ट पर आ सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट बी रेस्ट पर आ जाएगा तो आपकी जो मोशन है उसमें पुलिस सिस्टम बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब पुलिस सिस्टम इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब ये पुलिस सिस्टम इनएक्टिव होता है तो हम इसके लिए दो वर्ड्स यूज करते हैं। हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। व्हेन बी रीचेज द ग्राउंड, द रोप और द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। अब स्लैक का मतलब क्या होता है? आपने उसी कहने में, अगर कोई बेचारा मेरी तरह का कोई बच्चा है गांव से तो उनने सुना होगा ये चुचड़ मच्छड़ जो है ना वो हो जाते हैं। या फिर आप समझ लें कि आपकी रोप जो है उसको थोड़ा सा आपने लूजनेस उसके अंदर आ गई है रोप के अंदर। पहले वो बिल्कुल स्ट्रेच थी। ठीक है। स्ट्रेच के बाद अगर वो स्ट्रेच नहीं है और अब ऐसे हो गई है तो दैट वुड मीन कि ये स्लैक है। और जो स्ट्रेच होती है उसके लिए एग्जामिनर वर्ड यूज करता है टॉट का। ठीक है। तो इस तरह आपकी पूरी पुलिस सिस्टम काम करता है। और पुलिस सिस्टम का एक आपका 3 मार्क के क्वेश्चन आते ही आता है जिसमें दे विल ईदर आस्क यू टू फाइंड द एक्सेलरेशन और दे विल आस्क यू टू फाइंड द टेंशन, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन आपसे कितनी एक्सटेंसिवली क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन हो गए होगा कि आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। अब अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को, इसी सिस्टम को देखें तो ऑब्जेक्ट बी के लिए डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस बनेगी एंड ऑब्जेक्ट ए के लिए डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस बनेगी। ऑब्जेक्ट बी के लिए पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। अब अगर आप देखें तो बी आपका नीचे मूव कर रहा था और नीचे वो किस वजह से मूव करेगा? अपने वेट की वजह से। अगर ये किसी को नहीं पता तो ये भी लिख लें कि वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो वेट की वजह से वो नीचे मूव करेगा
तो हम इसको डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टेंशन आपकी ऑपोजिट एक्ट कर रही है, विच मीन्स टेंशन जो है वो आपके बी के लिए रिस्ट्रिक्टिव फोर्स साबित हो रही है। ठीक है, तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, आपकी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। आपकी फॉरवर्ड फोर्स इस केस में डब्ल्यू है, आपकी बैकवर्ड फोर्स इस केस में टेंशन है, और मास ऑफ बी है, और एक्सेलरेशन। आपको वैल्यूज जो जो पता है वो आप प्लग इन कर दे, वेट की वैल्यू आप यहां पर निकाल लें। 2 × 10 20 न्यूटन आपका वेट है, माइनस टेंशन की वैल्यू पता नहीं है, मास की वैल्यू 2 है, और एक्सेलरेशन आपके पास ए है, तो आपकी वैल्यू 1 आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो। ठीक है, अब सिमिलरली एक और इक्वेशन जो है वो आप ए के लिए भी बना लें। ए के केस में भी आप यही यूज करेंगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अब अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है, सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड यूज करना है, इक्वल टू एम ए। जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूविंग है तो आप हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए ही यूज करते हैं। तो अगर आप ए देखो, ए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो जो फोर्सेस ऊपर की तरफ है वो फॉरवर्ड होंगी, जो जो नीचे की तरफ है वो बैकवर्ड होंगी। तो ए के केस में ऊपर वाली फोर्सेस जो है वो टेंशन है, और नीचे वाली फोर्स जो है वो वेट है। और ए का वेट कितना होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 15। तो ए का वेट इज 15, और टेंशन उसकी फॉरवर्ड फोर्स है। तो ए के लिए इक्वेशन बनेगी टेंशन माइनस वेट इक्वल्स टू मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो टेंशन हमें पता नहीं है, वेट हमें पता है 15 है, मास हमें पता है 1.5 है, और इसको टाइम्स ए करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दोनों को ऊपर नीचे लिख लेता हूं। इक्वल टू ये हो जाएगा 2a, और दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 0.5a हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, विच इज बाय चांस ऑब्वियसली। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 आ गई, और आप यहां से टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी को भी यूज करके। तो 1.5 इंटू 10 कर दें, तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का हैंगिंग पुली सिस्टम हो, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का हैंगिंग पुली सिस्टम है, तो आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। बट प्लीज रिमेंबर कि ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग पुलिस के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज ये काम नहीं करता। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपके दोनों वेट्स हैं उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनके मास का डिफरेंस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये शॉर्टकट है, अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो पाबंदी नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर आपके वेट क्या थे, एक आपका वेट था 20, एक आपका वेट था 15। तो अगर आप उसी फॉर्मूला को फॉलो करें तो वेट्स सब्ट्रैक्ट होंगे 20 - 15। मैसेस, एक का मैथ 2 था, एक का मैथ 1.5 था। आप उसको सॉल्व करके देख लें, आपके पास 10 ही बनता। तो एक्सेलरेशन यहां से निकल सकती है, बट दिस फॉर्मूला ओनली वर्क्स फॉर वर्टिकली हैंगिंग पुलिस। बाकियों पे ना यूज करिएगा। अच्छा, अब आपके पास सिलेबस में जो अभी आपके पुलिस सिस्टम्स है ना, दे आर स्मूथ पुलिस, विच मीन्स आपकी सरफेस आपके पास रेजिस्टेंस ऑफर कर सकती है। ये पुली इटसेल्फ कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी
सर अगर ये आपने स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर से मूव कर रही थी तो आपने उसकी फ्रैक्शन क्यों नहीं कंसिडर की? उसकी फ्रैक्शन एग्जामिनर भी अभी कंसिडर नहीं करवाएगा आपसे, ठीक है। सरफेसेस, यस, कोई ना कोई पार्टिसिपेशन कर सकती है, बट पुलिस आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। अच्छा, अब न्यूटन सेकंड का जो हमने पढ़ना शुरू किया था, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए, इसके अंदर याद रखें कि ये आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो when your object is either accelerating or deaccelerating. That is common sense. ऐसे, however, अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर दे तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो दैट वुड मीन कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड में आपके राइट साइड की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, आप फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड भी यूज कर सकते हो, ओनली बिकॉज कांस्टेंट स्पीड थी। और दैट इज द सेम केस अवेलेबल फॉर द सिचुएशन ऑफ रेस्ट एज वेल। रेस्ट में भी आपकी स्पीड और आपकी एक्सेलरेशन दोनों जीरो होती हैं, तो आप उन सारे केसेस में फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू जीरो या फिर फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड यूज कर सकते हो। ये तो आई थिंक आपको वहां से भी पता होना चाहिए, जो हमने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा था, फोर्सेस और इक्विलिब्रियम। इस सारे में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। किसी भी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है तो प्लीज पूछें, अगर नहीं है तो आज के लिए बस।